नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो सेट का एग्ज़ाम होने वाला है 27 दिसंबर 2020 के दिन। तो दोस्तों उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि एग्ज़ाम को लगभग 1 महीने ही बचे हैं और अभी आपको अपनी तैयारी थोड़ी बढ़ा देनी है। तो इसलिए दोस्तों हम लेकर आए हैं जो पिछले वर्ष यानी कि जून 2019 में जो सेट का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये हिंदी विषय का पेपर है, पेपर 2 है हिंदी विषय का। तो दोस्तों ये जो पेपर है ये 200 मार्क्स के होंगे और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और साथ में इसका जो समय दिया जाएगा आपको ये 2 घंटे दिए जाएंगे। तो 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए हम देखते हैं कि पिछले वर्ष यानी कि जून 2019 में कैसे प्रश्न आए थे और उसके आंसर क्या है। तो इसका हम विश्लेषण करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि पेपर जो है वो ऑफलाइन होते हैं। तो आपके सामने आंसर शीट दे दिए जाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसके सामने आपको ऐसे ही राउंड करने होते हैं पेन से। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये आपके सामने है प्रश्न पत्रिका 2 यानी कि 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो कि रिसर्च और अन्य इकाई हैं जिसमें टीचिंग है, कम्युनिकेशन है, लॉजिक है, ऐसे और भी इसमें टॉपिक हैं तो उससे संबंधित है। दूसरा जो पेपर होता है वो आपके विषय से संबंधित होता है। तो ये हिंदी विषय का पेपर है। आप देख सकते हो आपके सामने पेपर है। ये जो जून है, जून 2019 का पेपर है। तो हम देखते हैं कि जून 2019 में कैसे प्रश्न आए थे आपको। तो आपके सामने है पहला प्रश्न, राजभाषा नियम 1976 के उपबंध के अनुसार कौन सा राज्य ख क्षेत्र में समाविष्ट नहीं है। ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो राजभाषा नियम 1976 है उसमें जो राज्य हैं उसकी भाषाओं को क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। यानी कि इसके 3 भाग किए गए हैं, क, ख और ग। तो जो क वर्ग है उसमें जो पत्र व्यवहार है तो वे पत्र व्यवहार केवल हिंदी में ही किए जाते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो ऐसे राज्यों को हिंदी भाषी प्रदेश माना जाता है। इसलिए वहाँ के जितने भी सरकारी काम होंगे उनमें जो भी सूचनाएं दिए जाएंगे, पत्र व्यवहार किए जाएंगे, वो केवल हिंदी में किए जाएंगे। तो उसे क वर्ग में रखा जाता है। तो जो ख वर्ग है तो ख वर्ग में वे राज्य आते हैं जिनमें द्विभाषी यानी कि 2 भाषाओं का समावेश रहता है। जैसे कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में जो कामकाज यानी कि पत्र व्यवहार होते हैं सरकारी दफ्तरों में तो वे मराठी में होते हैं और उसके साथ ही अंग्रेजी में होते हैं। तो उसी तरह पंजाब में पंजाबी भाषा और अंग्रेजी भाषा में होते हैं पत्र व्यवहार। तो गुजरात में गुजराती में और अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होते हैं। तो दोस्तों ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें द्विभाषी प्रणाली का उपयोग होता है उसे ख वर्ग में रखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं पंजाब आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, ये राज्य ख वर्ग में आते हैं। और क वर्ग यानी जिनमें केवल हिंदी भाषा में ही पत्र व्यवहार होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आते हैं। यानी कि इन राज्यों में केवल हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार आते हैं। और ग वर्ग, तो जो ग वर्ग है इसमें जो पत्र व्यवहार होते हैं यानी कि सरकारी दफ्तरों में जो पत्र व्यवहार किए जाते हैं, काम काज किए जाते हैं,
उसकी भाषा क्या रहती है, वो केवल अंग्रेजी रहती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि क वर्ग में पत्र व्यवहार केवल हिंदी में किए जाते हैं। ख वर्ग में दो भाषाएं का प्रयोग होता है, एक मातृभाषा यानी कि जैसे कि गुजरात की जो भाषा है गुजराती है, तो गुजराती में पत्र व्यवहार होंगे और साथ में अंग्रेजी में, पंजाब में पंजाबी और अंग्रेजी में, महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी में। और दोस्तों जो ग वर्ग है, ग वर्ग में आते हैं पश्चिम बंगाल, उड़िया, द्रविड़ भाषी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो दक्षिण का क्षेत्र है और बंगाल, इसमें जो पत्र व्यवहार होते हैं वो केवल अंग्रेजी में होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो आगे हम देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो दोस्तों आप लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत जब हिंदी बोलियों का विकास या उसका परिचय पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि हिंदी भाषा जो है वो 18 बोलियों से मिलकर बनी है। पहले इसे 17 बोलियों से मिलके माना जाता था कि मिलके बनी है, परंतु आधुनिक अनुसंधाताओं ने, आधुनिक रिसर्चर ने ये पाया है कि 18 बोलियों से मिलकर हिंदी भाषा बनी है। तो उस 18 बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। तो एक है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। इसके अलावा एक है पहाड़ी हिंदी। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि जो मालवी है, मालवी जो बोली है ये किस उपभाषा में आता है? तो मालवी जो है वो राजस्थानी हिंदी में आता है। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं। एक तो आपके सामने है मालवी, दूसरा है मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। तो उसी तरह जो बिहारी हिंदी है उसमें 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में भी 3 बोलियां आती हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली हिंदी, ब्रजभाषा, कनौजी, हरियाणवी और बुंदेली। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और एक और महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, ये जो बोलियों का टॉपिक है ये आपको करके ही जाना है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो नेट हो या सेट हो, उसमें बोलियों के ऊपर एक प्रश्न आते ही हैं। उसमें ये पूछ ले कि पश्चिमी वर्ग में कौन सी बोली आती है या पूर्वी वर्ग में कौन सी बोली आती है, या कोई एक बोली पूछ दे, जैसे इसे पूछा गया कि ये कौन से वर्ग में आती है। तो ऐसे प्रश्न आते ही हैं, तो आपको इसकी तैयारी करके जानी है। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तो संयुक्ताक्षर स में किन 2 वर्णों का योग है? तो इसमें पूछा गया जो स है ये किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर बी, यानी कि क और स इससे मिलकर ये शब्द बना हुआ है, ये माफ कीजिए ये वर्ण बना हुआ है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, देवनागरी सुधार विशेषज्ञ समिति ने अंग्रेजी के किस विराम चिन्ह को छोड़कर शेष सभी अंग्रेजी विराम चिन्हों को देवनागरी लिपि में शामिल करने की अनुशंसा की है? तो ऑप्शन है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्ण विराम। दोस्तों जितने भी सही उत्तर है प्रश्न के वो मैंने पहले से टिक करके रखे हैं ताकि आप उसे देख सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास समय कम है तो आप वीडियो को आगे कर करके भी इसे देख सकते हो। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो अंग्रेजी में पूर्ण विराम है वो केवल एक बिंदी होती है, जैसे कि एक बिंदी है ऐसे, बस इतना लगा दिए जाते हैं, परंतु हिंदी में एक खड़ी पाई होती है। तो इसलिए इनमें अंग्रेजी के सभी जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग किया स्वीकार की गई थी, यानी कि उसकी सिफारिश की गई थी। परंतु जो पूर्ण विराम है यानी कि जो बिंदी होता है, जैसे वाक्य खत्म होता है तो एक छोटी सी बिंदी होती है, तो उसकी जगह हिंदी का जो खड़ी पाई है उसको ही स्वीकार किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि किताबें पढ़ते हैं आप, तो उसमें कहीं पर भी बिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। वहां पर जब वाक्य खत्म होता है तो पूर्ण विराम की जगह खड़ी पाई ही लगाई जाती है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है
पूर्ण विराम। अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गीति नाटक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंधा युग। तो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती का नाटक है जो कि गीति नाटक के अंतर्गत आता है। और ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। और महाभोज ये मनु भंडारी का नाटक है। आगे देखते हैं, बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आगरा। दोस्तों, आपको जो प्रमुख पत्र है, पत्रिकाएं हैं, उसका भी तैयारी करके जाना है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक दो प्रश्न आते हैं कि उसके संपादक कौन हैं, वो कहाँ से प्रकाशित होती थी, जैसे कि सरस्वती हो गई, तो इसके ऊपर हमेशा प्रश्न आते हैं। तो आपको सरस्वती पत्रिका के ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है कि जैसे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आप लोग जानते होंगे कि 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका का संपादन भाग संभालने के लिए दिया गया था। तो 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने हुए थे। तो अगला जो प्रश्न है, मीरा ने कृष्ण की उपासना किस भाव से की है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है माधुर्य भाव। तो आप लोग जानते होंगे कि जो सख्य भाव है इससे सूरदास ने उपासना की थी। दास्य भाव की पद्धति को तुलसीदास ने अपनाया था और माधुर्य भाव को मीराबाई ने। और वात्सल्य जो है ये भी कृष्ण भक्ति के कवियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रेवात तट में किस रानी के विवाह का प्रसंग आया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पद्मावती। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की निम्नलिखित पहेली का सही उत्तर क्या है? फारसी बोली आईना, तुर्की सोच न पाईना, हिंदी बोलते आरसी, आए मुंह देखे जो उसे बताए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दर्पण यानी कि आईना। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो अमीर खुसरो ने पहेलियां लिखी थी तो उसके दो प्रकार पाए जाते हैं, एक अंतर्मुखी पहेली और दूसरा बहिर्मुखी। तो जो अंतर्मुखी पहेली होती है उसका उत्तर उस पहेली के अंदर ही दिए जाते हैं और बहिर्मुखी में उसका उत्तर बाहर से खोजना होता है। तो ये अंतर्मुखी पहेली के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि फारसी बोली आईना, तो इसका जो उत्तर है दर्पण, दर्पण को आईना कहते हैं। तो आईना शब्द का प्रयोग इस पहेली के अंदर ही किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो दर्पण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से मलुक दास की रचना नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सुखमणि। तो मलुक दास की 3 रचनाएं कौन सी है? तो ध्रुवचरित, उपदेशात्मक बाराखड़ी और भक्त वत्सली, ये मलुक दास की रचना है और सुखमणि इनकी रचना नहीं है। तुलसीदास की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रबंध काव्य नहीं है। तो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उसमें प्रबंध काव्य हैं पार्वती मंगल, रामचरितमानस, रामलला नहस्छु, ये प्रबंध काव्य यानी कि प्रबंध शैली में लिखे गए हैं। और जो दोहावली है ये प्रबंध शैली में न लिखकर ये मुक्तक शैली में लिखी गई है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह दोहावली है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंशकृत प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। दूहू और बंदूक जहाँ चलत बेचूक, रन होत धुक धुक किलकत कहूँ कूक, इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सूदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूषण का कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ है? तो भूषण के ये ग्रंथ हैं तो छत्रसार जो दशक है, शिवा बावनी और
शिवराज भूषण। तो इसमें से अलंकार ग्रंथ, तो इसका जो सही उत्तर है वह है शिवराज भूषण। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भूषण ने जो शिवराज भूषण की रचना की थी उसमें इन्होंने रीति निरूपण करते हुए अलंकार का निरूपण किया है। तो ये महाराज जो शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा में लिखा हुआ ये शिवराज भूषण ग्रंथ है। तो इसके ऊपर भी प्रश्न आता है कि जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है कि अलंकार ग्रंथ है, तो इसका उत्तर होगा शिवराज भूषण। अगर मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ गए कि इनमें से कौन से ग्रंथ में भूषण ने रीति निरूपण किया है, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो भी शिवराज भूषण होगा। या प्रश्न आ गया कि शिवराज भूषण का विषय क्या है, तो इसमें जो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हैं उनकी वीरता का वर्णन करना ही इसका मुख्य विषय है। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अज्ञ की किस कविता को रूपक कथा कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है असाध्य वीणा। तो असाध्य वीणा को ही रूपक कथा कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कर्मभूमि। दोस्तों मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा ताकि वीडियो लंबा न बने, तो कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, इसलिए मैं इस हिसाब से ये वीडियो ले रहा हूँ। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला किसको संबोधित करके मुझे फूल मत मारो कहती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कामदेव। तो आप जानते होंगे कि साकेत की जो कथा है कि उर्मिला जो है वे लक्ष्मण की पत्नी थी। तो लक्ष्मण जब राम के साथ वनवास में चले जाते हैं, तो जब उर्मिला को लक्ष्मण की याद आती है, कामदेव के द्वारा उन्हें जब लक्ष्मण की याद आती है, तो वे कामदेव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो। तो आगे हम देखते हैं। धूमिल के अनुसार मेरे देश की संसद किस पर मौन है? ऑप्शन है रोटी बेलने वाले पर, रोटी सेकने वाले पर, रोटी खाने वाले पर, रोटी से खेलने वाले पर। इसका जो सही उत्तर है वो है रोटी से खेलने वाले पर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से संबंध नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिंसा अल्लाह खां। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो मैं गारंटी देता हूं कम से कम आपके 40 प्रश्न सही होंगे एग्जाम में। कैसे? तो उसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि ये प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से संबद्ध नहीं है? तो इसका सही उत्तर तो आपने देख लिया कि हिंसा अल्लाह खां है। तो आपको इसका नोट्स इस तरह बनाना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध कौन कौन है? तो लल्लू लाल हैं, सदर मिश्र हैं और मीर अम्मन हैं। तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन पेपर की और इससे पहले जो दो एग्जाम हुए उसकी अगर मान लीजिए आप इस हिसाब से तैयारी करते हो तो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जब मैं सेट का एग्जाम दे रहा था तो मैंने भी इसी तरह से तैयारी की थी। मैं 2018 में सेट पास हो चुका हूँ और 4 बार मैं नेट भी पास हो चुका हूँ, 2 बार मैं जेआरए पास हूँ। तो ये तैयारी मैंने इसी हिसाब से की है। अगर आप जितने भी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आपको ऑनलाइन आजकल आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आप डाउनलोड करके अगर मान लीजिए एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलती है। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है 1943। अगला प्रश्न है। कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा है? तो टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर। दोस्तों
ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आप देख सकते हो ऑप्शन क्या, प्रश्न क्या पूछे गए हैं कि कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है टूटते परिवेश, उसके सामने ही उसका जो लेखक है विष्णु प्रभाकर, ये भी दे दिया गया है। तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि कोणार्क, पहला राजा और दशरथ नंदन, ये जो जगदीश चंद्र माथुर है इनके नाटक है, और टूटते परिवेश ये विष्णु प्रभाकर के नाटक है। तो अभी ऑप्शन सेट वालों ने ऐसा क्यों दिया, ये थोड़ा समझ के बाहर है, क्योंकि ऑप्शन में ही उन्होंने उत्तर भी दे दिया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, धरती धन्य अपना उपन्यास के मुख्य पात्र काली का जीवन किस संकल्प से परिचालित है। तो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 2 जून की रोटी, उत्तम स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पक्का मकान। तो काली एक दलित पात्र है, इसमें धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र की का ये उपन्यास है। तो उसका जो काली है वो दलित पात्र है, और उसकी एक इच्छा रहती है, लालसा रहती है कि वो पक्का मकान बनवाए। तो इसका जो सही उत्तर है वो पक्का मकान है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बनारस की यात्रा। तो भारतेंदु के द्वारा जो लिखा गया यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। तो आपको ये सभी चीजें नोट करते जाना है। साधारणीकरण की उद्भावना किस आचार्य ने की। तो इसका जो सही उत्तर है वो भट्ट नायक ने। अनुकूल या प्रतिकूल भाव जिसे छिपा न सके वह आस्वाद का मूलभूत भाव क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, दुख। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्थायी भाव। तो दोस्तों स्थायी भाव क्या होता है, वह भाव जो हमारे हृदय में सदा विद्यमान रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छहरी छहरी छीनी बंधन परित मानो, गहरी गहरी घटा छाई है गगन में, उक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है। तो ये रीति का जो सिद्धांत है उसमें आप लोग जानते होंगे कि जो गुण है तो मुख्य रूप से 3 गुण माने गए हैं। ऐसे वामन के अनुसार देखें तो 20 गुण मानते हैं, 10 गुण शब्दगत और 10 अर्थगत, परंतु मुख्य रूप से 3 गुण माना जाता है, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और एक है ओज गुण। तो माधुर्य, प्रसाद और ओज ये 3 मुख्य गुण माने जाते हैं। तो इस पंक्ति में जो प्रसाद गुण है वो है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सेट या यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, काव्य शास्त्र के ऊपर, भाषा विज्ञान के ऊपर, हिंदी साहित्य के ऊपर आप देख सकते हो, और भविष्य में भी हम उसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहारी के निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है। तो एक दोहा है बिहारी का, सोहत ओढ़े पीठ पट, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। तो इसमें जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों 1-2 दिन के अंदर ही हम एक अलंकार के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम सभी अलंकार जो होते हैं उसका उदाहरण के साथ परिचय देखने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विरायती उत्थान किसने कहा है। तो ये
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अभिव्यंजनावाद है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, तो इसे वक्रोक्ति सिद्धांत का जो विलायती रूप या उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कथा साहित्य की संरचना को महावाक्य की संज्ञा दी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रोला बार्थ। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो। वीडियो लंबा न बने इसलिए हम केवल सही उत्तर ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, मैं राजनीति में राजतंत्रवादी, धर्म में एंग्लो कैथोलिक और साहित्य में क्लासिकवादी हूँ, किसका कथन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है टी.एस. एलियट। तो आप लोग जानते होंगे कि जो क्लासिक परंपरा का सिद्धांत है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, ये टी.एस. एलियट का है। तो इसलिए ये कथन है जो टी.एस. एलियट का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों को उपयुक्त वर्ग से सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ सूची दी गई है। सूची 1 में कुछ ध्वनि के प्रकार दिए गए, अल्प प्राण, ओष्ठ्य, महाप्राण और अघोष। तो इसमें सूची 2 में उसके कुछ वर्ण दिए गए हैं, आपस में मिलान करना है दोनों का। तो इसका जो सही उत्तर हम देख लेते हैं, नंबर डी। तो डी जो है, यानी कि पहला जो है एका दो, तो जो अल्प प्राण है इसका है य, ट, म और ये 1 नंबर का है। फिर जो ओष्ठ है वह है नंबर 4। ओष्ठ ध्वनि वो होती है दोस्तों जिसका उच्चारण करते समय जो हमारे ओठ हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि प, ब, भ, म। जब इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं ये आपस में एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे ओष्ठ ध्वनि भी कहा जाता है। अब महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण आप जानते होंगे कि अल्प प्राण यानी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है उसे महाप्राण कहते हैं। तो जो 3 नंबर का ऑप्शन है उसका है ए, यानी कि ये 3 नंबर का। महाप्राण ध्वनियां कौन सी है? तो है ख, फ, ठ, घ। दोस्तों, भाषा विज्ञान के ऊपर हमने कई वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हो, उसमें इन सभी का आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। तो अघोष, तो दोस्तों ये भाषा विज्ञान में भी आता है, ध्वनियों के अंतर्गत घोष और अघोष। तो जब हम किसी वर्ण या ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो स्वर तंत्री है, तो स्वर तंत्री में कभी कंपन होता है और कभी कंपन नहीं होता। तो जब कंपन नहीं होता तो उसे कहते हैं अघोष, जब कंपन होता है तो उसे कहते हैं घोष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 3, यानी कि घोष का सही उत्तर है नंबर 3, क, ख, च, छ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनेगा, परंतु इतना मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी लाभ होगा एग्जाम में। तो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित उपभाषा वर्गों को उनकी बोलियों से सुमेलित कीजिए। तो जैसे हमने पहले ही बात किया था कि बोलियों के ऊपर पेपर में काफी प्रश्न आते हैं, तो इसको कुछ बोलियों का उपभाषा दी गई है, उसे बोलियों के साथ मिलाना है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि कौन से बोली में कौन सा वर्ग आता है। तो जो पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी में आता है खड़ी बोली हिंदी। फिर जो पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी हिंदी में आता है अवधी। फिर राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी में आता है जयपुरी। फिर बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में आता है मैथिली। ये कश्मीरी जो है ये बोलियों में नहीं आता इसमें। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक चार्ट के माध्यम से वीडियो बनाया था, जिसमें हमने लिया था कि हिंदी भाषा है उसको 5 जो उपभाषाएं उसमें बांटा गया है।
फिर कौन से उपभाषाओं में कौन सी बोलियां आती हैं, उसके ऊपर हमने एक अच्छे से चार्ट के माध्यम से समझाया था। तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, भाषा विज्ञान नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हो आप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। तो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ लेखक दिए गए हैं और उनके कुछ उपन्यास दिए गए हैं, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। ये नेट के सिलेबस में भी है और सेट के सिलेबस में भी है। फिर मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है वो है आपका बंटी। और फिर है जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र का जो उपन्यास है वो है धरती धन्य अपना। श्रीलाल शुक्ल, इनका जो उपन्यास है वो है राग दरबारी। जिंदगी नामा जो है ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है। दोस्तों, आपको जितने भी प्रमुख उपन्यास हैं, जैसे कि जिंदगी नामा हो गया, राग दरबारी हो गया, गोदान हो गया, बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी, महिला आंचर, इसके ऊपर आपको थोड़ी तैयारी करके जाना है कि जैसे कि इनका विषय क्या है, इनके लेखक कौन है, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, फिर इनके पात्र प्रमुख कौन हैं। तो अगर मान लीजिए आप इतनी भी तैयारी करके जाते हो तो भी आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर सी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों से सुमेलित कीजिए। तो कुछ काव्य पंक्तियां दी गई है और उनके जो कवि हैं वो नीचे दिए गए हैं, तो आपको आपस में मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो नंबर डी है, यानी कि ए का 3। तो संद तीहे खूने संतोष ले, तो इसका सही उत्तर जो है वह है ज्ञानेश्वर। फिर संत सगम में नाचेन रंगिनी, इसका सही उत्तर है नामदेव। संतन जातन पूछो निर्गुनिया, इसका जो सही उत्तर है वह है कबीरदास। और अंतिम जो है संता विषय जू परिहरई वरी किज्जऊ हऊ तासु, इसका जो सही उत्तर है वह है योगेंद्र। तो इसका सही उत्तर डी है। ये थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, आपको एक साथ दिखेगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ रचनाएं दी गई है और कुछ लेखक दिए गए हैं, आपस में मिलान करना है। तो जो हमीर रासो है, इसके जो लेखक हैं आप नीचे देख सकते हो, इसका सही उत्तर है डी। तो हमीर रासो के जो लेखक है वो जोधराज हैं। फिर दूसरा जो है गोरा बादल, इसके जो लेखक हैं वो लालचंद्र है, लालचंद्र जैन हैं। फिर जयसिंह चरित्र, इसके लेखक है राम कवि। और छत्रपाल रासो हैं, इनके जो लेखक है वो है हुंगरसी। उसका जो सही उत्तर है वो है नंबर डी। तो निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ कवि दिए गए हैं, उनकी कुछ कविताएं दिए गए हैं, जैसे कि निराला। तो निराला का जो काव्य है वह है बांधो न नाव इस ठाव बंधो। फिर है सुमित्रा नंदन पंत, इनका जो है वह है परिवर्तन। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र, तो इनका जो है वह है सतपुड़ा के जंगल। और एक है धूमिल, इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। तो इनकी कविता का है नक्सलवाड़ी।
और एक और जो ऑप्शन है कि फिर विकल है प्राण मेरे, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। दोस्तों ये सभी कविताएं नेट के सिलेबस में दिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, आपस में मिलान करना है। तो आप हुदरी, ये रमनिका गुप्ता का आत्मकथा है। जामुन का पेड़, जामुन का जो पेड़ है ये कृष्णचंद्र, इनका एक व्यंग्य रचना है। फिर मेरी तिब्बत यात्रा, ये राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। और भोला राम का जीव, ये हरिशंकर परसाई का भी व्यंग्य रचना है। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे आप हुदरी हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, भोला राम का जीव हो गया, तो ये कौन सी विधाओं में आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आप हुदरी ये आत्मकथा है, जामुन का पेड़ और भोला राम का जीव ये व्यंग्य साहित्य में आता है, और मेरी तिब्बत यात्रा ये यात्रा वृत्तांत में आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर बी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो कुछ नाटक दिए गए हैं और उनके लेखक से आपको उसका मिलान करना है। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो जो महाभोज है, इसको हमने पहले ही बताया था, ये मन्नू भंडारी की रचना है, नाटक है। दोस्तों महाभोज जो है ये पहले उपन्यास लिखा गया था, यानी कि मन्नू भंडारी ने 1979 में एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था महाभोज। फिर इसी को 1983 में इसे नाटक के रूप में परिवर्तित करते हुए फिर से लिखा। तो महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास भी है और नाटक भी है। और अंजो दीदी, तो अंजो दीदी का जो लेखक है वो है उपेंद्रनाथ अस्क, ये भी नाटक है। एक और द्रोणाचार्य, तो एक और द्रोणाचार्य के जो लेखक है वो है शंकर शेष। बकरी, तो बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तो इसका जो सही उत्तर है वो नंबर 1 है, ये। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ निबंध दिए गए हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नंबर डी। आप देख सकते हो नंबर डी है। जो ए है स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, इसका है रामविलास शर्मा का। फिर तुम चंदन हम पानी, ये है विद्यानिवास मिश्र का। फिर है रसात्मक बोध के विविध रूप, ये है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये है नंद दुलारे वाजपेयी का। अभी जी, तो स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य ये है रामविलास शर्मा का। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का। रसात्मक बोध के विविध रूप रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। तो अगला जो प्रश्न है, निम्न कविताओं और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो कुछ कविताएं दिए गए हैं और उनके कुछ कवि दिए गए हैं, उनको आपस में मिलाना है। तो चिट्ठी लिखती हुई औरत, तो इसके जो लेखिका है वह है अनामिका। इस स्त्री से डरो, इसके जो लेखक है वह है कात्यायनी। फिर है बस बहुत हो चुका, इसके जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि।
मैं किसकी औरत हूँ। इसके जो लेखक हैं वो है सविता सिंह। तो उसका सही उत्तर सी है। तो इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रसों और स्थायी भाव में सही सुमेल बताइए। तो कुछ रस दिए गए हैं और कुछ स्थायी भाव दिए गए हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। तो दोस्तों ये कुछ रस दिए गए हैं और इसके कुछ स्थायी भाव दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि कौन से रस के कौन से स्थायी भाव हैं। जैसे करुण रस है, तो करुण रस जो है इसका स्थायी भाव होता है शोक। दोस्तों रस सिद्धांत के ऊपर हमने एक वीडियो बनाए हैं। तो जैसे कि रस सिद्धांत है, उसके अवयव हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो फिर उसमें भी कुछ उसके प्रकार हैं। जैसे कि विभाव में आते हैं आलंबन, उद्दीपन। फिर अनुभाव के भी कुछ प्रकार है। संचारी भाव में 33 संचारी भाव की संख्या है, यानी कि ये काफी लंबा चीज है। तो इसको हमने एक चार्ट के माध्यम से बताया है कि जैसे कि इसके अंग कौन से हैं, फिर कौन से स्थायी भाव है, कौन से रस है, यानी इसके प्रकार कौन से हैं। इसको हमने एक चार्ट के माध्यम से बताया है। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस पर देख सकते हो। तो जो करुण रस है इसका स्थायी भाव है शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, यानी कि प्रेम। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, हमें पहचानना है कि उसके जो भाव हैं, विशेषताएं हैं, क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि जो अभिजात्यवाद है। अभिजात्यवाद का क्या है, अनुकरण। स्वच्छंदतावाद का है कल्पना प्रवणता। फिर है मार्क्सवाद का है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। संरचनावाद का है पाठ का भाषिक विश्लेषण। निम्नलिखित विचारकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उनके कुछ प्रवर्तक दिए गए हैं, तो आपस में आपको मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर है नंबर ए। तो क्लिस ब्रुक्स का है वो है नंबर 2, यानी कि विसंगति और परंपरा। फिर है इलियट, तो इलियट का जो है वो है परंपरा का सिद्धांत। फिर है जॉक देरिडा, तो देरिडा का है विसंरचनावाद, जिसे विखंडनवाद भी कहते हैं। तो विखंडनवाद भी इन्हीं का है, जॉक देरिडा का है। तो लियोतार का जो है वो है उत्तर आधुनिकता। तो इनके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। दोस्तों आपको पाश्चात्य और भारतीय जो सिद्धांत है वो याद करके जाना है कि कौन सा सिद्धांत किसका है, उन लेखकों का समय कितना है, इसके ऊपर काफी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी काव्य रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ काव्य पंक्तियां दी गई है और उन्हें आपको आपस में मिलाना है कि उसके कौन सी कविताओं से लिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो नंबर डी है, यानी कि देख लेते हैं हम। लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध झूलते हैं। ये धूमिल की पंक्ति है, सुदामा पांडे धूमिल की। ये पंक्ति ली गई है अकाल दर्शन से। अगला है, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है।
ये भी सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। मोची राम से ली गई है ये पंक्तियां। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं खोज। ये अज्ञे की पंक्ति है और कल की बाजरे इससे ली गई है। तो ये नेट के सिलेबस में है। तो अगला जो प्रश्न है वह है, पशु नहीं वीर तुम, समर सुर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे। तो ये निराला की पंक्ति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जागो फिर एक बार से लिया गया है। दोस्तों ये जितने भी कविताएं हैं ये नेट के सिलेबस में दिए गए हैं। अगर आप इसका स्पष्टीकरण चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, हम इसका स्पष्टीकरण देते हुए वीडियो बनाएंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित लेखकों को उनकी कहानियों से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों कुछ लेखकों की कहानियां दिया गया है, आपको लेखकों के साथ उसका मिलान करना है। तो पहले हैं जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र का जो कहानी है वो है अपना अपना भाग्य। कनिष्ठर नाथ रेणु का जो कहानी है वो है तीसरी कसम। कमलेश्वर का जो कहानी है वो है राजा निर्वंशिया। कृष्णा सोबती, इनका जो कहानी है वह है सिक्का बदल गया। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, अगर मान लीजिए आपने नेट का सिलेबस देखा होगा तो नेट के सिलेबस में से काफी प्रश्न पूछे गए, सामान्य प्रश्न, जैसे कि कौन से लेखक के उनके उपन्यास कौन से हैं, उनकी कहानियां कौन सी हैं, उनके नाटक कौन से हैं, या उनका प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो इसके ऊपर काफी प्रश्न पूछे गए हैं। कविताओं की इसमें प्रश्न पूछे गए हैं कि कुछ कविताओं की पंक्ति दी गई है या कुछ कविता का नाम दिया गया है और लेखकों के बारे में पूछा गया है। तो अगर मान लीजिए आप एक दो बार नेट का सिलेबस अच्छे से कर लेते हो, सामान्य जानकारी भी, तो आपको एग्जाम में काफी फायदा होगा इसका। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रगतिशील आलोचकों को उनकी पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ आलोचक दिए गए हैं और उनके जो ग्रंथ है उनसे आपका मिलान करना है। तो उसका पहले है शिवदान सिंह चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान का जो ग्रंथ है वो परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, ये है। फिर है हंसराज रहबर, इनका जो ग्रंथ है वो है प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन। फिर है रामविलास शर्मा, इनका जो ग्रंथ है परंपरा का मूल्यांकन। फिर है मैनेजर पांडे, इनका जो ग्रंथ है आलोचना की सामाजिकता। इसका सही उत्तर बी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम 50 प्रश्न लेंगे, आगे की जो 50 प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा तो आपको देखने में परेशानी होगी। तो इसलिए हम 50 प्रश्न पे विराम देंगे। तो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी निबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको जूम करते हैं, आपको तभी अच्छे से दिखेगा। तो दोस्तों कुछ निबंध दिए गए हैं और लेखक हैं। तो जैसे कि विद्यानिवास मिश्र, तो विद्यानिवास मिश्र का जो निबंध है वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। प्रताप नारायण मिश्र, इनका जो निबंध है वो है शिव मूर्ति। बालकृष्ण भट्ट, तो इनका जो निबंध है वो है शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल, इनका जो निबंध है वो है कविता क्या है। मजदूरी और प्रेम, ये अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो कुछ उपन्यास दिए गए हैं और साथ में लेखक दिए गए हैं, आपस में मिलान करना है। तो देवरानी जेठानी की कहानी, यह है पंडित गौरी दत्त। परीक्षा गुरु, यह है लाला श्रीनिवास दास। मानस का हंस, यह है अमृतलाल नागर का। धरती धन्य अपना, यह है जगदीश चंद्र का। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जगदीश चंद्र के ऊपर ये तीसरा प्रश्न है और
ये तीनों ही प्रश्न धरती धन न अपना के ऊपर आए हैं। तो इसके विषय पूछ लिए गए हैं, अभी नाटक के पूछे गए। तो आप लोग अगर इसकी तैयारी करोगे तो जितने भी नेट के सिलेबस में आपको नाटक दिए गए, उपन्यास दिए गए, अगर आपने उसका केवल इतना ही कर लिया कि उसके प्रकाशन कब हुई है, उसके लेखक कौन है, उसके प्रमुख पात्र क्या हैं और उसका विषय क्या है, अगर मान लीजिए आपने सभी सिलेबस का केवल इतना ही कर लिया जितनी रचनाएं दी गई है, तो आपको एग्जाम में काफी फायदा होगा। इसका सही उत्तर सी है। तो इसमें पत्रिकाओं के साथ संपादक को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 1, यानी कि दलित वार्षिकी। यह है जयप्रकाश करदम का। फिर है हंस, जो है वो है संजय सहाय का। दोस्तों ये जो हंस पत्रिका है इसके पहले संपादक प्रेमचंद थे। संजय सहाय जो है ये वर्तमान में इसके संपादक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। तो हंस पत्रिका के जो वर्तमान में संपादक है अब भी, तो वे संजय सहाय है। तो बयान जो है इसके जो संपादक हैं वो है नेमी सराय मोहनदास। और पहल जो पत्रिका है इसके जो संपादक हैं वो है ज्ञान रंजन। तो इसका सही उत्तर 1 है। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम करते हैं तो आपको दिखाई अच्छे से देगा। तो ये अंतिम प्रश्न है, बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में लेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी दे दूंगा जब वीडियो बनाऊंगा। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दूसरे वीडियो का भी लिंक दे दूंगा जब वो वीडियो बनाऊंगा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी लेखकों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ लेखक दिए गए हैं और उनकी कुछ कहानियां दी गई है, जैसे कि हरिशंकर परसाई। तो इनका जो कहानी है वो है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। कृष्णा सोबती, इनका जो कहानी है वो है सिक्का बदल गया। ये देखो, ये दूसरा प्रश्न है, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, मैंने पहले बताया था। भीष्म साहनी, तो भीष्म साहनी का जो कहानी है वो है अमृतसर आ गया। शेखर जोशी, इनका जो कहानी है वो है कोशिका घटवार। और कानों में कंगना, ये जो है राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप देख सकते हो, नंबर बी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एक और बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से एमए की तैयारी करना चाहते हो, सेट की तैयारी करना चाहते हो या यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।